के शो में। आज पाकिस्तान को 7वीं आलमी एटमी ताकत बने 24 साल हो गए। 1998 और आज का माशी बहरान ममासलत क्या? रुपए की गिरती कदर को रोकने के लिए इसहाक डार के पास नुस्खा क्या? हुकूमत के सामने महंगाई का सुनामी तैयार खड़ा, हिकमत अमली क्या? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। आज 28 मई है नाज़रीन। आज से तकरीबन 24 साल कबल पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना था। मियां नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम थे। ठीक आज ही के दिन 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए। इन एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने, हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि एक सॉवरन स्टेट, एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक अलग रिजीम, और साथ साथ पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टेटस भी हम कह सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हर लिहाज से पाकिस्तान का स्टेटस बेहतर हुआ। पाकिस्तान जिसे कहा जाए कि न सिर्फ उसका दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ, बल्कि इसके उस वक्त तो माशी नुकसानात हुए, लेकिन आगे चलकर हमारे जो दुश्मन थे, जिनके नापायक अज़ाइम थे, उनके हवाले से आज का दिन इंतहाई अहमियत का आमिल है, क्योंकि उन तमाम के तमाम नापाक अज़ाइम के ऊपर पानी फिर गया। आज के एटमी धमाकों के बाद उनके नापाक अज़ाइम के ऊपर पानी फिर गया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो भी आंख में आंख मिला के देखने की कोशिश करता, उसके तमाम अज़ाइम इस पर जो है वो मिट्टी में मिल गए। और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में शायद अहम तरीन दिन इसलिए तस्वुर किया जाता है। इस अहम तरीन दिन के हवाले से आज प्रोग्राम में एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत से गुफ्तगू होगी हमारी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसकी एक डिफेंस साइड है, लेकिन इसकी एक माशी साइड भी है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक माशी बहरान का सामना कर रहा है। बहुत से लोग इस बहरान को ऐसा लिखते और ऐसा पढ़ते और ऐसा बोलते हैं कि शायद ये बहरान अनप्रेसिडेंटेड है, यानी पाकिस्तान ने ऐसे हालात कभी ना देखे हों। लेकिन बहुत से लोग जो कि 98 में शायद पैदा ना हुए हों, जो आज यूथ हैं, या फिर वो बहुत छोटे हों, जिनके इल्म में ना हो कि पाकिस्तान में उस वक्त क्या माशी हालात थे, ठीक 1998 के बाद क्या माशी हालात थे, पाकिस्तान की माशी सालमियत कहाँ किन खतरात से दो चार, किस तरीके से पाकिस्तान उन खतरात से निकला था। बहुत अहमियत का ये पढ़ना। मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब मारूफ कॉलम निगार, इकोनॉमिस्ट भी हैं, और अनगवर्नेबल जो उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है वो भी हमने पढ़ी है। आप पे उनके इंटरव्यूज़ भी कई बार किए हैं। कल ही उनका एक कॉलम छपा, उसमें उन्होंने बताया कि लोगों की मेमोरीज रिफ्रेश करी कि 1998-99 में क्या हालात थे। उन्होंने बताया कि जस्ट टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ वन सच क्राइसिस, लेट अस रिविजिट 1998 and 1999. After the nuclear testing in 1998, Western countries, there were sanctions, there was a severe loss of confidence in the economy. और फिर ये जो अभी खबर आई थी ना तेल के हवाले से कि हमारी एलसीज को कंफर्म नहीं किया जा रहा ग्लोबल बैंक की तरफ से, इन्होंने लिखा कि बाय दिसंबर 1999 पाकिस्तान डिडंट हैव इनफ फॉरेन एक्सचेंज टू क्लियर द लेटर्स ऑफ क्रेडिट फॉर ऑयल शिपमेंट्स एंकर्ड आउटसाइड केमाड़ी, कराची के अंदर जो पोर्ट है। लिक्विड यूजेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर ओनली $300 million वर एबल टू मीट 1 week ऑफ इंपोर्ट्स। Further economic sanctions were imposed after the military coup in October 1999. The country was in worse shape than we are facing today. The majority of today's young population was not born, so they are not aware of the situation. आगे उन्होंने लिखा था current economic situation is an unnerving experience for them. Thus, the economy showed resilience and bounced back in 1998. जो उस वक्त हुआ था वो बहुत बुरे हालात थे। $400 million, $300 million के रिजर्व्स, बदतरीन हालात थे। उस माशी बहरान को भी याद करते हैं आज के दिन। आज 28 मई के हवाले से ठीक 24 साल होने पर हमारे साथ इसहाक डार साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, इस प्रोग्राम में मौजूद है। आज का दिन पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो उस वक्त थे, उन्होंने हमें इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव भी कराया। लेकिन इसहाक डार साहब को नाज़रीन आपको इसलिए याद रखना है कि ये वो इसहाक डार हैं जो $400 million के रिजर्व्स के ऊपर पाकिस्तान को इन खतरात से निकाल चुके हैं। इसहाक डार साहब, बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। आज का दिन 2022 और 1998 का क्राइसिस आप किस तरह कंपेयर करते हैं, और आज के दिन को उस दिन से किस तरह कंपेयर?
इकोनॉमिकली करते हैं, और वो बुहरान तो मज़ीद था, जैसे इशरत हुसैन साहब ने लिखा है। इसहाकदार साहब, क्या बात सही है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुद से आपको, आपके नाजरीन को, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के यौम तकबीर के दिन, ये एक मुबारक दिन है जब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया, एक यानी पाकिस्तान को के दिफा को अल्लाह ताला ने नाकाबिल तस्खीर बनाया। और कई सालों से जो पाकिस्तान इसके ऊपर मुख्तलिफ हुकूमतें काम कर रही थी, तो अल्लाह ताला वो वक्त लाएगा जब हम इंडियन 5 धमाकों के जवाब में हम भी 6 धमाके करके पाकिस्तान को दुनिया में एटमी कुव्वत बनाने में कामयाब हो गए। तो जहाँ तक हालात है, जब भी किसी कौम पे इस तरह का कोई वक्त आता है तो ये अंडरस्टूड है कि आपको बहुत आसानी से तो नहीं यानी वेलकम किया जाएगा। मुस्लिम ममालिक ने बहुत उसको खुशी मनाई और बहुत मुबारकें दी, लेकिन साथ ही साथ जो यानी वेस्ट है, जो मगरबी दुनिया है, उन्होंने बदतरीन आपके ऊपर मुआशी पाबंदियां लगाई। आपको याद होगा कि इंडियन जो धमाके हुए उसके बाद मुख्तलिफ जो हेड्स ऑफ स्टेट थे, सदूर या वज़ीर आज़म, इंक्लूडिंग सदर अमेरिका बिल क्लिंटन, उन्होंने तकरीबन 5 फ़ोन किए और फिर एक इकोनॉमिक एड पैकेज का भी अंदिया दिया कि अगर आप रिस्ट्रेन करें और आप जवाब ना दें। लेकिन ये आने वाली जनरेशन पाकिस्तान के दिफा का एक बहुत बड़ा सवालिया एक था हमारे सामने चैलेंज कि जी क्या करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दें, उन्होंने यानी पाकिस्तान की तारीख में अपने एक बहादुर और एक निडर जो है लीडर होने का सबूत दिया। और वो तमाम जो प्रेशर था बैनुल-अक़वामी, उसको एक तरफ रख के पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के दिफा को हमेशा के लिए उनको उसको मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ये फैसला किया। बहुत बड़ा फैसला था। तो उसके मुकाबले, उसके नतीजे में हमारे ऊपर बदतरीन मुआशी पाबंदियां लगाई गई, पूरे वेस्ट ने लगाई और पूरी दुनिया ने लगाई। जो हमारे साथ जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स थे और जो दुनिया के अदारे हैं, तो वो एक बहुत मुश्किल वक्त था। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि उस वक्त के जो गवर्नर स्टेट बैंक थे और उनके कुछ रफ़ाक़ा थे, उन्होंने यानी एक फैसला वज़ीर नवाज शरीफ साहब से करवाया। तो मैं एक तल्ख बात भी बहरहाल बजाय आप कहें तो मैं कह देता हूँ कि वो जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को जो फ्रीज करवाने का किया, वो मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब उन्होंने वज़ीर आज़म से फैसला करवाया। लेकिन पाकिस्तान के बनने में जो दुनिया में और जो इस्लामी दुनिया में और जो पाकिस्तान में जो एक खुशी की लहर आई, वो उसके बाद फिर हमने मुआशी पाबंदियां को फेस किया। उसको हमने पाकिस्तान का, मुझे याद है कि एक वक्त में तकरीबन सितंबर 1998 में ये पाकिस्तान को रुपया उस वक्त 69 पे चला गया मिड डे में, और ये क्लोजिंग जो है ऑफिशियल वो 67 रुपीज पे हुई थी। ऑफिशियल रेट 46 था। तो ये वो मुश्किल 3 वक्त था, बैनुल-अक़वामी पाबंदियां थी। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हमने पाकिस्तान में किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होने दी। हमने पाकिस्तान में कोई लाइनें नहीं लगने दी, खाने पीने की अशिया की, पेट्रोल की, डीजल की। जहाँ भी पाबंदियां मुआशी लगती हैं, आपके सामने कई मिसालें मौजूद हैं, वो सीरिया हो, वो इराक हो, वो लिबिया हो, जहाँ भी लगी हैं, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं और लोगों को जो ज़रूरियात ज़िंदगी वो भी नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी बात नहीं होती। और हमने अल्लाह के फजल करम से विद इन वीक्स हमने उसको संभाला और विद इन मंथ्स हमने उसको डायरेक्शन को चेंज किया। हमने अल्लाह के फजल से जो डॉलर था वो भी 69 से वापस आके 52 पे आया और फिर वो स्टेबल रहा 8 महीने कू तक। अक्टूबर 1999 में जब कू हुआ तो रुपया जो था स्टेबल था और पाकिस्तान में उस वक्त जो रिजर्व्स थे वो 3.5 महीने की इंपोर्ट के बराबर रिजर्व्स थे। हमारी इंपोर्ट्स 8 मिलियन की थी, हमारे रिजर्व्स 414 मिलियन। जिस दिन मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो संभाला 6 नवंबर 1998 को,
तो वो $2.4 बिलियन पे वो जा चुके थे। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 30 जून 1999 तक $2 बिलियन की मुआशी पाबंदियों की वजह से लाइबिलिटीज इकट्ठी हो गई थी। आपकी मल्टी नेशनल की पेमेंट्स, आपकी एयरलाइंस की दुनिया की पेमेंट्स, आपकी शिपिंग लाइंस की पेमेंट्स, ये तमाम पेमेंट्स भी अदा की। उसके बाद जो बैलेंस था, वरना तो ये 6 महीने का इंपोर्ट बिल का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते। तो हमने वो पेमेंट्स भी की और $414 मिलियन जो है $2.4 बिलियन पे रिजर्व्स गए। और उस वक्त इंपोर्ट बिल जो था वो सिर्फ $8 बिलियन का था पाकिस्तान का 1998-99। अच्छा, तो सादा साहब हम ये कह सकते हैं कि तो ये अल्लाह का मतलब जिस तरह हम ये मैंने जिस तरह कहा, सवाल ये था कि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। शायद इससे बुरे हालात, क्योंकि इस वक्त जो बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, यूथ हैं वो, और जिस तरह डॉक्टर अरशद ने भी लिखा कि उनकी शायद मेमोरीज भी नहीं है कि 1998 में क्या हुआ और क्या हमने फेस किया। ये वो क्राइसिस इससे बदतर क्राइसिस था और हम उससे निकले, हमने बाउंस बैक भी किया, रेजिलियंस भी शो करी। यू वर द कैप्टन ऑफ द शिप और फिर हम रिकवर भी हुए। तो हम इसका मतलब दिस इज नॉट इम्पॉसिबल कि निकल सकें इस हालात से। दार साहब, मैं समझता हूं जी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं 2013 भी आपको रिमाइंड करवाऊं आपके व्यूअर्स को। 2013 में जब हम आए तो हमें तो नहीं पता हम इलेक्शन जीतेंगे। 2013 के शुरू तक पाकिस्तान दोबारा मुआशी उस हालत में जा चुका था कि जिस वक्त पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर किया जा चुका था बैनुल अक़वामी। और उसके नतीजे में पाकिस्तान के साथ कोई भी नया पॉलिसी लोन, कोई भी नया आपको यानी कर्जा देने के लिए कोई अदालत तैयार नहीं था। और जब आपको पेमेंट्स कोई नहीं आनी होती और आपको दुनिया को पता है बैनुल अक़वामी अदारों को, तो बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना कि आपकी जो लाइबिलिटीज है फॉरेन करेंसी की, एक्सटर्नल डेट की, वो कब कब ड्यू हैं। तो उस वक्त ये प्रेडिक्ट किया गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो जीत के इलेक्शन आएगी वो 6 से 7 महीने में मैक्सिमम पाकिस्तान का डिफॉल्ट डिक्लेयर करेंगे। ये बहुत पुरानी बात नहीं, मैं कह रहा 2013 की बात। अच्छा सादर साहब, अगर हमने 98-99 का किया। अच्छा, एक इजाजत दें दार साहब, मैं अगर हम इलेक्शन जीते, सादर साहब अगर इजाजत दें, एक सेकंड को इजाजत दें, तो मैं ये दिखाना भी चाह रहा हूं लोगों को, नाजरीन को, पिक्चर की सूरत में, एक ड्राफ्ट की सूरत में, कि जून 2013 में हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो $6 बिलियन थे, जो 2013 सादार साहब बात कर रहे हैं। सितंबर 2013 में नाज़रीन ये रिजर्व्स गिरकर $4.6 बिलियन हो गए थे। दिसंबर 2013 में ये फॉरेन रिजर्व्स गिरकर $3.4 अरब हो गए थे। मार्च 2014 से बढ़ना शुरू हुए 5.3 और फिर अक्टूबर 2015 तक ये रिजर्व्स बढ़कर $15.2 बिलियन हो गए थे। तो आप जिस अरसे की सादा साहब बात कर रहे हैं कि जून सितंबर यानी दिसंबर में तो हम 3.4 पर थे, यानी इस वक्त हम 10 के ऊपर हैं, उस वक्त हम $3.5 अरब के ऊपर थे। बदतरीन हालात थे। जो बैनुल अक़वामी भाई, जो बैनुल अक़वामी, चूंकि पाकिस्तान उस वक्त तक पॉलिसी लोन देने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब आए थे 5-6 महीने तो लगे ना मेहनत करने में। हमने 5 दिन में बजट दिया, हमने 1 महीने के अंदर अंदर अपना IMF से मुआहदा कर लिया, हमने रिफॉर्म शुरू कर दी, हमने अपनी मेहनत शुरू कर दी। तो उसके नतीजे में अगर आप 2016 में जाएंगे तो खान साहब आपको ये रिजर्व जो है वो करीबन स्टेट बैंक में 18 बिलियन से ज्यादा मिलेंगे। और जो मौजूदा गवर्नर जो अभी रिटायर हुए हैं, ये चंद महीने पहले बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो बेहतरीन और हाईएस्ट थे 2016 में। ये वो साल था जब पाकिस्तान को दुनिया की 18वीं मईशत बनने की उम्मीद मिली थी और आज हमें 54th मईशत बनने की प्रोजेक्शन हुई है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान के इकोनॉमी में, पाकिस्तान के मामलात में अल्लाह के फल से बहुत रेजिलियंस है। ये ठीक हो सकता था, ठीक हुआ है और ये हैंडल हुआ है। ये 98-99 में भी हैंडल हुआ है। ये 2013-14 में भी जब प्रेडिक्टेड था कि जी हम डिफॉल्ट करेंगे, आपने खुद ही नंबर दे दिया, हम ग्रेटफुल कि ये उन नंबर्स की बुनियाद पे ये प्रोजेक्शन दी कि जो भी गवर्नमेंट आएगी हमें मिल गई गवर्नमेंट, हम इलेक्शन जीत गए। लेकिन वो तो 4-5 महीने इलेक्शन से पहले प्रेडिक्ट हो चुका था कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब मौजूदा सूरत हाल में आ जाते हैं। मौजूदा सूरत हाल जो है ये कॉम्प्लिकेट हुई है। देखिए, एक तो यह कि IMF का प्रोग्राम, चूंकि ये इसलिए जरूरी है, प्रोग्राम होता है कि जब आप की हेल्थ जो सर्टिफिकेट कह लें, ये हेल्थ का जो एक इंडिकेशन है
वो IMF के अगर प्रोग्राम में हो और वो हो कि जी आप ऑन ट्रैक है, एवरीथिंग इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो फिर तमाम अदारे आपके साथ बिजनेस करते हैं, चाहे वो IFC हो, IBRD हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, अब तो इवन चाइनीज जो बैंक है वो भी देखते हैं कि यानी IMF की क्या यानी स्टेटस है और क्या वो आपके बारे में क्या डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये हमने पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक दफा प्रोग्राम मुकम्मल किया IMF का। हम वी आर नोन 2-3 ट्रेंच कंट्री। हमसे पहले जो 5 साल थे उसमें भी फ्रंट लोडेड प्रोग्राम था $11.5 बिलियन का। शौकत तरीन साहब ने 7.5 बिलियन लिए और उसके बाद प्रोग्राम को हफीज शेख साहब आगे और प्रोग्राम को आगे नहीं चला सके और खत्म कर दिया। एक्चुअली वो वजह है कि अब पाकिस्तान को बड़ा सख्त प्रोग्राम देते हैं। 2008-13 वाला प्रोग्राम $11.5 बिलियन का था, फ्रंट लोडेड था। पहले 2-3 किस्तों तक हमने 7.5 बिलियन ले लिए, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया। अब वो हमें सजा के तौर पे हमें 6 बिलियन से ज्यादा प्रोग्राम नहीं देते। हमारा 20-13-16 का 6 बिलियन इस IMF प्रोग्राम से पहले इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्रंट लोडेड नहीं होता। 500 मिलियन रफली पर क्वार्टर। अच्छा, ये फरमाइए कि लेकिन अभी तो 2019 में शुरू हुआ था, इसको तो करीबन खत्म होने वाला होना चाहिए था, लेकिन अभी हम हाफ वे थ्रू हैं। अभी तक हमें $3 बिलियन मिले, हम 4थे बिलियन के लिए अभी एफर्ट कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। 7th रिव्यू हो नहीं रहा। तो बात यह है जी कि हमें अपने घर को सीधा करना है, हमें अपने इकोनॉमिक डायरेक्शन को ठीक करनी है। सादा साहब, मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि ये जो क्राइसिस है और ये जो भी IMF प्रोग्राम है, डॉक्टर साहब इससे पहले ये मुझे बताएं, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि वी वर अमोंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और मैं एक लफ्ज़ था एशियन टाइगर जो हम सुन रहे थे, क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट, एक तो ये 2013 था जब हमारे रिजर्व्स गिरे और $3.5 अरब तक आ गए दिसंबर 2013 में, फिर हम आगे गए 2016 में $18 अरब तक, फिर ये भी बात आई कि हम एशियन टाइगर्स और हमारी आ रही थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके ग्लोबल इकोनॉमिक जो आउटलेट्स हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एशियन टाइगर्स। क्या हम दोबारा बन सकते हैं एशियन टाइगर? क्या आप नवाज शरीफ साहब के साथ हैं लंदन में, क्या वो अभी भी विजन रखते हैं कि इस हुकूमत में हम एशियन टाइगर्स की तरफ या उस दौड़ में दोबारा आ सकते हैं? नाज़रीन, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के बाद इसहाक डार साहब से कुछ और अहम मजीद माशी हवाले से अहम सवालात। इस बहरान पर तो बात हुई, हम साथ साथ बात करेंगे मौजूदा हालात के ऊपर, खास तौर पर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर और डॉलर के ऊपर। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाबी तौर पर इसहाक डार साहब साबिक वज़ीर ख़जाना इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान को इन मौशी बहरानों से निकालने का नुस्खा क्या होगा, क्या पाकिस्तान दोबारा एशियन टाइगर बन सकता है, इस तरह के और सारे अहम सवालात साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब के सामने रख रहे हैं। दो चीजें भाई इसमें। एक तो यह है कि मैं आपको ये याद करा दूं कि हम जब आए थे तो पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट में था, स्टॉक चेंजेस की बात हो रही थी अभी, तो पाकिस्तान फिर एमर्जिंग मार्केट में दाखिल हो गया। एक अपनी परफॉर्मेंस की वजह से करीबन 19,000 पॉइंट्स पे जिस दिन हमने इलेक्शन जीता था, और वो बढ़ते बढ़ते वो करीबन 50,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गई अपने पहले 3 साल में। उसके बाद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट यहां पहुंच गई कि जहां खित्ते की बेहतरीन स्टॉक मार्केट डिक्लेयर हुई, और वो चीज जो रुकी हुई थी, जो कि पिछले 10-15 साल में कोई हुकूमत नहीं कर सकी कि तीनों मार्च, इस्लामाबाद, अपना लाहौर और फिर कराची स्टॉक एक्सचेंज को मर्ज करना और एक बनाना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, वो उसमें हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लें या जो वेस्टेड इंटरेस्ट कह लें, वो नहीं होने देते थे, और हर हुकूमत नाकाम हुई। हमने उसको किया, मैंने जाती तौर पे हैंडल किया, और मैंने जहां सख्ती थी सख्ती भी की। लेकिन मुल्क के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियां जब करनी है तो सख्ती, उसका नतीजा क्या हुआ कि सबसे पहले आप यानी इमर्जिंग मार्केट बन गए, उसके बाद साउथ एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट आप बन गए, उसके बाद अब दुनिया की 5वीं बेहतरीन परफॉर्मर स्टॉक मार्केट बन गए। तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज था। तो आपने जो फरमाया कि क्या पाकिस्तान ये यानी ठीक हो सकता है या पाकिस्तान में वो बेहतरी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मेरा ईमान है कि आ सकती है। हाँ, हर दफा ये मुश्किल होता जा रहा है। अब हमें उस वक्त जब 2013 में आए थे, जो आपने अभी प्रोजेक्शन दिखाई है, उस वक्त ये कहा जाता था जी इस मुल्क को 6 से 7 साल लगेंगे इस मैस से निकलने के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है। हमें अल्लाह के फल से
हमने सर नीचे करके अपना अल्लाह पे भरोसा करके काम जरूर दिन रात किए, अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी और हम वहां पहुंच के जहां हमें दुनिया की 18वीं मईशत प्रोजेक्ट कर दिया प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने कि जी 18वीं मईशत बनेगा, इटली कैंड इसके पीछे होगा। अभी दोबारा जो है अब वही इदारे, जब मेरी इनफॉर्मल बात होती है मुझे कहते हैं वो लोग ग्लोबल एक्सपर्ट्स कि आपको 12 से 13-14 साल लगेंगे, लेकिन मैं उसको अभी भी मैं ऑप्टिमिस्ट हूं कि अगर हम सब सर जोड़ के और हम मईशत को सियासत की नजर न चढ़ाएं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जब इलेक्ट होते हैं या इलेक्ट नहीं भी जब हुए होते हैं, मैं पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूं, तो हमने एक ही पाकिस्तान को बदनाम करने की रट लगाई हुई थी जी। पाकिस्तान डेट ट्रैप में आ गया, पाकिस्तान बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान 30,000 अरब डेट और इसके जो है लाइबिलिटीज पे पहुंच गया। आपको याद होगा इलेक्ट होने के बाद भी शायद उनको यकीन नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर हो चुका हूं। जिस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में 3-4 मुल्कों में गए और फिर अमेरिका में बहुत बड़ी गैदरिंग को जो खिताब किया, वही बात कि जी हम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ओ भाई आप बताएं कि आप 10,000 अरब कम करने आए थे पाकिस्तान के कर्जे अदायगियों में, उसको 20,000 अरब पे लाना था, ये जो छोड़ के गए 43 महीने में, थोड़ा सा मैं उसको बात को अगर वही 53,500 बिलियन जो एशियन टाइगर वाली बात थी, कितना टाइम इसादार साहब अगर आपको दिया जाए, आप जिस तरह कह रहे हैं कि 1998 अभी हमने आगाज ही प्रोग्राम का हमने नाज़रीन को ये बताया कि 98 में क्या था, 2013 में क्या था, और आपको ग्राफिक्स और नाज़रीन सारे दिखाया कि क्या था। मैंने जो आपसे पूछा कि अब एशियन टाइगर बन सकता है, दूसरा सवाल आपसे मैं यही पूछ रहा हूँ, इसी की एक दूसरा सवाल इसी सिलसिले में, आपको अगर वही ताकत वही हिमायत आपको आपकी जमात या जिस तरह भी, तो कितना टाइम आप समझते हैं आपको लगेगा कि और कहां तक आप डॉलर को लेके आ सकते हैं? और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं 10 से 12 साल, लेकिन आप अगर एस्टिमेट दें कि इतना टाइम और इतने टाइम में मैं डॉलर को या इतने माह में डॉलर को इस लेवल के ऊपर लेके आ सकता हूं, सरदार साहब क्या आपकी विजन या मिशन मैं को निकाल दें मुझे निकाल दें, देखिए मुल्क है और हम सब ने हमने इस मुल्क की हमारी फर्ज है और इस मुल्क को ठीक करने का, तो लेट्स टॉक ब्रॉडली कि ये किधर जा सकता है। मेरे नजदीक हमें अपनी जो है मॉनेटरी पॉलिसी को फिक्स करना होगा। आज वही मुल्क 6.25% में मुस्लिम लीग नून ने पॉलिसी रेट छोड़ा था, आज वो 14.25% पे पहुंच चुका है। यू कांट सस्टेन इट। और जो 1500 अरब सालाना जो इंटरेस्ट पेमेंट करता था ये मुल्क अपने यानी कर्जों के ऊपर, और आज वो करीबन 3200 अरब से तजावज करेगा ये साल जो हम क्लोज कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा जो अमाउंट है 1700 बिलियन का, तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी को हमारा एंड क्या होगा, हमें पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल इंडिकेटर्स को की तरफ जाना होगा। ये सफर मुश्किल होता है, आगे हमने 3 साल में सफर तय कर लिया था और वहां पहुंच गए थे। अभी मेरा ख्याल है कि शायद ये किसी को फुल टेन्योर मिले तो ये हो सकता है 5 साल का टेन्योर हो, अलग फल से हम फिर वापस उसी जगह पे चले जाए जहां हमने यानी 2016 में जब पाकिस्तान में एक सियासी एक ड्रामा किया गया पनामा और उसका डॉन का, तो वो अगर ना होता तो काश आज हम पता नहीं कहां होते माशी तौर के ऊपर। बहरहाल जो हो गया उसको छोड़े, अब आगे चले। आगे चलने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कमिट करना पड़ेगा कि हम सियासत जो है वो मईशत के साथ नहीं करेंगे। मैं 2013 से हर साल बजट में और अदरवाइज कई दफा मैं असेंबली के फ्लोर पे ये रिक्वेस्ट कर चुका पार्लियामेंट में कि जी एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, एक हमारा रोड मैप होना चाहिए। ज़ाहिर वो फिक्सेटेड तो नहीं हो सकता, उसमें एवोल्यूशन प्रोसेस है, साथ साथ वक्त उसको तब्दीली है, लेकिन आउटलाइन आप नहीं चेंज कर सकते। उसमें हमें लो इंटरेस्ट रेट, लो महंगाई कम तरफ लेके जाने की, और हमने 2% फूड इन्फ्लेशन छोड़ी थी, 4% से नीचे हमने जनरल इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स छोड़ी थी। तो अगर हमें हमारे ये हदफ होने चाहिए, लो इंटरेस्ट रेट, लो अपना आपकी महंगाई की शरह, और इसी तरह आपकी गुर्बत में कमी, जो हमने 2 करोड़ लोग निकाले थे, इन्होंने 2 करोड़ लोग फिर आने वाले 42 महीने में उसने दोबारा ऐड कर दिए हैं। हमें इस तरफ जाके स्टॉक मार्केट को हमने स्टेबल, अपनी करेंसी को स्टेबल करना है, अपने हाई जीडीपी ग्रोथ के जाना है। ये हो सकता है। पाकिस्तान 5 साल आप कह रहे हैं सरदार साहब के इतनी जान है, 5 साल में ऐसा उनको कोई गवर्नमेंट आए मैंडेट के साथ 5 साल। आपने इंटरेस्ट रेट की बात की सरदार साहब, दिनों 2 दिन कबल आज ब्लूमबर्ग में पब्लिश भी हुआ है, तैयब अर्दोगान का बयान है जिसमें वो कहते हैं कि दोज आर ट्रेटर्स और इलिटरेट्स हु लिंक इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। ये बयान है, मैं इस पे आपकी राय भी जानना चाहूंगा। आज साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं नाज़रीन कि 27 मई को रशियन सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स में
3% कमी कर दी है। मैं उनके सेंट्रल बैंक की स्टेटमेंट भी आपको दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर कि रशिया क्या कह रहा है, और उन्होंने सेंट्रल बैंक ने 3%, उन्हें थोड़ा सा अपनी करेंसी या हवाले से कुछ इंडिकेटर्स लगे, उसके बाद उन्होंने 3% की कमी अपने इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद में की है। इसादा साहब, हमारी परचेजिंग पावर गिर रही है, इंडस्ट्रीज की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है। ऐसे हालात में जब 13.75% शरह सूद हो चुका है, कारोबार करना, इकोनॉमिक ग्रोथ लाना मुमकिन नहीं है। आप क्या इस हुकूमत को तजवीज़ करते हैं इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से, और ये क्यों बढ़े? जिस तरह उर्दुगान ने कहा है कि इनको लिंक नहीं कर सकते, इस स्टेटमेंट पे आप क्या कहते हैं? कि वो कहते हैं ट्रेटर हैं, इलिटरेट हैं जो लिंक करते हैं इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को। देखिए, दो थ्योरी जो है वो किताब में बड़ी स्ट्रांग है, हमने भी पढ़ी, और सब ग्रेजुएशन में जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। एक ये है कि जब इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो उसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है वो इंटरेस्ट रेट मेनली होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं ताकि आप उसको काबू कर सकें। दूसरी जड़ी जो पॉपुलर थ्योरी ये है, यानी किताबी थ्योरी, मैं उसमें बिलीवर नहीं हूँ, वो है कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। हमारे पाकिस्तान का ज्यादा मसला वो रहा है, और मैं ग्राउंड रियलिटीज ये है कि जिस मुल्क का एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं है, ये चाइना हो तो मुझे समझ आती है कि वो 3-4% रेट अपना डिवैल्यूएशन करेंगे करेंसी, तो उनके कई बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। वो पाकिस्तान बेचारे एक्सपोर्टर तो ऑर्डर लेके अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो हमने ये पाकिस्तान में वो जो यानी किताबी फॉलो करने वाले हमारे साथी थे, वो आपको याद होगा कि 2013-18 के दरमियान वो कंसिस्टेंटली ये कहते थे जी रुपया स्टेबल इन्होंने रखा हुआ है, ये आर्टिफिशियल रखा हुआ है, ये अगर ना करे तो एक्सपोर्ट ऊपर बढ़ जाएगी। आज आपके तबस्सुम से उनसे सवाल करता हूं कि जो आने वाली हुकूमत थी उसने तो उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया तबाही की तरफ के जी, फ्री फॉल। तो नतीजे में वो जो मुस्लिम लीग और केयर टेकर ने 122-23 पे छोड़ा और फिर ये 189 पे ले गए। क्या किसी ने इसको स्टडी किया है कि कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी है? आपकी एक्सपोर्ट सिर्फ $800 मिलियन बढ़ी है पीटीआई के पहले 3 साल में। जो जहां मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा था $800 मिलियन, आपके कर्जों में 4000 अरब $20 बिलियन का इजाफा हुआ है 20 सेंट लिए बगैर। नाउ दिस इज द कॉस्ट कंट्री हैज पेड। ये पाकिस्तान की कौम पे करेगी। ये बैड पॉलिसी और बैड उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन ना समझते, कुछ पता नहीं था। हमने टारगेटेड सब्सिडी दी थी 10 जनवरी 2017 को, जब प्रोग्राम खत्म हुआ आईएमएफ का। फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं था। हमने कैलकुलेट किया कि इनकी जो इनपुट्स हैं उसमें जो जीएसटी या उसका जो टैक्स एलिमेंट है कितना है, वो डॉलर करीबन $10 फी डॉलर बनता था। हमने उनको $10 फी डॉलर 180 अरब की सब्सिडी पैकेज दी। तमाम एक्सपोर्टर एसोसिएशन कई हफ्ते हमारे साथ एंगेज रहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। मैं बात कर रहा हूँ 2016 के आखिर और 2017 के शुरू में। 10 जनवरी 2017 को उनको कैबिनेट रूम में मियां नवाज शरीफ साहब ने पैकेज मेरी मौजूदगी में अनाउंस किया, और फिर शाहिद खान साहब आए तो उसको मुझसे उन्होंने किया कि 67 बिलियन और उस पर ऐड करवाया। 247 बिलियन की कॉस्ट से आपकी एक्सपोर्ट 12.7% बढ़ी। 1 जुलाई 2017 से नंबर चेक कर लें, बढ़ी। क्या हम उस मॉडल को फॉलो कर लेती आने वाली हुकूमत? जो मैं कहता हूँ चार्ट ऑफ इकोनॉमी, अगर अच्छी चीज है तो उसको फॉलो करें ना। आप फॉर द सेक ऑफ चेंज या फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल एनिमोसिटी तो आप उसको खत्म कर देते, हर चीज को हम बंद कर देते। तो उसके नतीजे में हमारी 12.7% बढ़ी। अगर 4 साल हम उसी पैटर्न पे चलते, एक तो हमारे महंगाई का तूफान ना आता, हमारे रुपए का ये बड़ा गर्क ना होता, हमारे इंटरेस्ट रेट से ऊपर ना जाते, और पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ फर्दर कर चुकी होती। 6.1% आपको लास्ट ईयर ग्रोथ थी, आज शायद हम 8 के करीब होते हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन हमने सब कुछ स्क्रैप किया, आके बात सुनी जो किताबों में लिखी, और बात सुनी। अब वो छुपे हुए लोग, वो लोग जो हर वक्त टीवी पे आके बैठ के कहते थे, आप अब नहीं कहते कि वो डॉलर जो है वो बहुत आसमान पे चला गया, रुपए का बेड़ा गर्क हुआ, आप नहीं कहते। तो उनको पता है कि आप कहेंगे तो लोग पकड़ेंगे। जी मेन जो हमारे पिछले 4 साल में गलती हुई है कि हमने अपने रुपए को बिल्कुल खुला छोड़ दिया, और उसके नतीजे में महंगाई का तूफान आया।
उसके नतीजे में दूसरी थ्योरी को फॉलो किया और उसके इंटरेस्ट रेट को हम तो पहले 13.5% पे जा चुके थे। अगर आपको याद हो कोविड से पहले, वो तो कोविड की वजह से सारी दुनिया ने जीरो किया, तो आप 7% पे लेके आए। लेकिन अब भी सारी दुनिया, जिस तरह मैंने जिस तरह भी दिखाया भी कि अब भी सारी दुनिया, रशिया है, टर्की है, वो तो ये कह रहे हैं कि ट्रेटर्स हैं या फिर इलिटरेट हैं जो ऐसा कह रहे हैं, तो अब भी आलमी दुनिया समझ रही है इस बात को, यहां बढ़ रहे हैं शरह सूद। अब अभी जो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आएगा ऑयल प्राइसेस का, इसका जो इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस का आना है, उसके बाद इन्फ्लेशन और बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अभी आईएमएफ की एमडी ने 22 मई को इंटरव्यू दिया है बीबीसी को, और उसमें उसने ये कहा है कि गवर्नमेंट्स जो हैं, जो मौजूदा हालात है महंगाई के दुनिया में, उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है फूड और एनर्जी को सब्सिडाइज करें। अगर ये वेस्टर्न वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड को ये वो कह रही हैं, तो ये गरीब मुल्कों में तो और ज्यादा लागू होता है। तो बात ये है कि अब जाहिर है कि हम एक सारी ऑडियंस देख रही है, हम यहाँ बैठ के तो ऐसी सेंसिटिव चीजें नहीं बात कर सकते, लेकिन ये मैनेजेबल है, इसको मैनेज करना चाहिए। ये मैनेज हुआ है माजी में, ये वरना तो ये सितंबर 1998 की तकारीर जरा उठाएं, जरा जाके आप नेशनल असेंबली की लाइब्रेरी में पाकिस्तान में, और आपको पता चलेगा कि तकारीर क्या हो रही थी। जब ये 69 का डॉलर हुआ था, उस दिन ये तकारीर हो रही थी कि ये 100 रुपए का होगा दिसंबर 98 में। तो अगर हम छोड़ देते, हाथ पाँव छोड़ देते जैसे पिछली हुकूमत छोड़े हैं, तो ये तो शायद आज तो 300 का 400 का होता डॉलर। अगर उस वक्त 100 का चल रहा था दिसंबर 98 में, भी मैनेज इट, यू हैव टू मैनेज इट। ये देखे चंद स्पेकुलेटर्स और होल्डर्स और जो सट्टाबाज हैं, उनके रहमो करम पे ना पाकिस्तान की इकोनॉमी छोड़ी जा सकती है, ना पाकिस्तान की करेंसी छोड़ी जा सकती है, और ना पाकिस्तान की दूसरी जो मार्केट्स है फाइनेंशियल छोड़ी जा सकती है। ये गवर्नमेंट ने अपना काम करना है, गवर्नमेंट ने अपनी रिट इस्तेमाल करनी है। किसके लिए? अवाम के मफाद के लिए। किसके लिए? अवाम को अफोर्डेबल कीमतें देने के लिए। किसके लिए? पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बेहतरी की तरफ, पाकिस्तान की मईशत पर पहिए चलाने के लिए। ये इट्स ए कंप्लीट साइंस। लेकिन ये मैंने अर्ज किया कि ये हम इस प्रोग्राम में बैठ के तो सारी चीजें कई सेंसिटिव होती है, चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, मैनेजेबल है। और मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा, वो लोग जो कहते थे ना आके कि जी ये डॉलर अगर ये छोड़ दे और इसको ना मैनेज करे और ना इसको करे, तो ये एक्सपोर्ट आसमान पे चलिए। आज मैं उनसे सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान के कर्जों में 20 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, इक्वलेंट 4000 अरब का। मुझे बताएं कि कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी आपकी? 800 मिलियन डॉलर। ये अभी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं आपकी इस साल में, ये तो इसके लिए आपने 400 अरब का स्पेशल पैकेज दिया है, 1% में लोन दिए हैं, इंडस्ट्री को आपने हैंड होल्डिंग की है, उसकी वजह से हो रहा है आपको जो भी मिल रही है। सादा साहब, आपके पास तजुर्बा भी है, आप ये क्राइसिस नहीं मिली। सादा साहब, आपके पास तजुर्बा भी है, आप ऐसे क्राइसिस देख भी चुके हैं, पूरी इकोनॉमी आपने तबाह कर लेते हैं डिवैल्यूएशन के साथ। आप ऐसे क्राइसिस देख भी चुके हैं, आपके पास तजुर्बा भी है। अभी आप मुझे बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से आप समझते हैं, और जो आपने दो थ्योरीज बताई हैं जो आप कहते हैं कि बुकिश हैं, और बिल्कुल आप एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, एनसी के हवाले से, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से, जिनको आलमी सतह के ऊपर भी अब रिजेक्ट किया जा रहा है। आप किस रोल के ऊपर आप गवर्नमेंट को यहां पर आप बता सकते हैं ये बातें, स्टेट बैंक को बता सकते हैं? क्या हम उम्मीद है ये फर्क जो आप बता रहे हैं ये यहां इन पॉलिसीज में आना शुरू हो जाएगा, हमें नजर आने लगेगा? सरदार साहब देखिए, मैं एज मेंबर ऑफ द पार्टी मैं अपने व्यूज बिल्कुल देता हूं, वो हर सब्जेक्ट पे देता हूँ, और मैं उससे पहले तो पब्लिक करता था क्योंकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। अब चूंकि हमारी पार्टी और 10 दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की यूनिटी गवर्नमेंट है, तो मैं अपने व्यूज, मेरा फर्ज है जी इस पाकिस्तानी होने के नाते। और दूसरा, 2 दफा अल्लाह ताला का खास करम है कि मुझ जैसे आजिज और गुनहगार बंदे से अल्लाह ताला ने 2 दफा इस कंट्री को मैस से निकाला है। 98-99 में जैसे मैंने अर्ज किया, अगर उस वक्त 100 रुपए का डॉलर होता तो आज तो हम अपना 25 साल के बाद तो आज हम शायद 400 रुपए का डॉलर देख रहे होते। तो वी मैनेज्ड इट एंड इट वाज स्टेबल। तो दैट मींस कि इसमें है, इफ यू हैंडल इट। उसके बाद स्टेबल रहा, फिर मुशर्रफ की गवर्नमेंट आ गई, उसने आके फिर वही IMF की बात मानी, उसको स्लाइड करवाया, वो 64 पे चला गया। उसके बाद फिर ये एक 9/11 का जो एक कुछ बेनिफिट्स है कि वो पाकिस्तान में करीबन 34 अरब डॉलर जो है, जो US एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप ने भी कहा था, वो फिर इनफ्लो हुई। उसकी वजह से आपके पाकिस्तान में एक्सटर्नल लोन्स की जरूरत नहीं थी,
जो कहते हैं ना, जिनको जो बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि जी वो मुशर्रफ का जमाना देखें, उसमें तो कोई एक्सटर्नल लोन नहीं बढ़ेगा। भाई इसलिए नहीं बढ़ेगा कि $34 बिलियन आपको मिले। इनफ्लोज हम जब आए तो हमें तो वो जो कोलिशन सपोर्ट फंड ही खत्म हो गया, बंद हो गया। तो वो तो आपके 12-15 बिलियन सिर्फ वो आते थे डॉलर साल के। तो बात यह है कि आप रियलिस्टिक बात करें, ये चीजें आप जाहिर है कि प्रोग्राम में बैठ के ऐसी चीजें सेंसिटिव है, मुल्क की इंटरेस्ट में है, दुनिया देख रही होती है, बैनुल-अक़वामी जो स्टेक होल्डर्स है वो भी देख रहे होते हैं। तो ये चीजें हमें बड़ी सीरियसली एज ए पॉलिसी मेकर हमें अंदर बैठ के हम देखते रहे हैं। जब हम गवर्नेंस में होते थे, जब मेरी एज फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूटी होती थी, मेरा ज्यादा जिम्मेदारी थी, मैं उस हिसाब से उसको अपना निभाता था। आज एज ए पार्टी वर्कर, एज ए पार्टी पाकिस्तानी, मैं बिल्कुल देता हूँ, अपने व्यूज देता हूँ, मैं देता रहूंगा। लेकिन पिछली हुकूमत में मैं पब्लिकली कहता था, मैं यूट्यूब में करता था, मैं आर्टिकल्स लिखता था, उसके नतीजे में कई दफा उनको समझ आती थी। कंपनी लॉ में 15 चेंजेस कर दी, ऐसी चेंजेस की कि हमने इतना अच्छा 20-70 का दिया था जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, जो मुल्क की मुफाद में नहीं था। मैंने आर्टिकल लिखे, यूट्यूब 14 आउट ऑफ 15 इन्होंने वापस किए इमरान न्याजी साहब ने, उनको करने पड़े। तो मेरा मतलब है कि जहां हम गवर्नमेंट में नहीं है तो हम पब्लिकली अपने व्यूज दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर दे सकते हैं, वो हम देते हैं, हमारे साथी देते हैं। जब हम अब हुकूमत में है तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है और हम अपने व्यूज और सजेशन देते हैं, देते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब, आज आपने वक्त दिया, अपना टाइम निकाल के हमसे बात करी। क्या पाकिस्तान दोबारा एक एशियन टाइगर बन सकता है? पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल क्या है? इन इक्तिसादी मसाइल से निकलने का आखिरकार रास्ता क्या है? ये सारे अहम सवालात आज हमने उठाए इसहाक डार साहब से। हमने ये भी जाना कि 1998 का क्राइसिस क्या था, आज 2022 में हम कहाँ खड़े हैं। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।